नमस्कार। मेरा नाम ब्रजमोहन है और आप न्यूज 18 देख रहे हैं। और इस वक्त हम लोग चर्चा कर रहे हैं चुनाव की। 2024 में मई के महीने में चुनाव हुआ था लोकसभा का, और संभावित है कि नवंबर के महीने तक विधानसभा चुनाव भी हो जाएगा, नवंबर 2025 तक। तो इस बीच सभी पार्टियों की तैयारियां चल रही हैं। ग्राउंड स्तर पे भी काफ़ी कुछ हो रहा है। सभी पार्टियों की रणनीतियां तय हो गई हैं। कुछ पार्टियां पदयात्रा कर रही हैं, कुछ पार्टियां ग्रामीण स्तर पर सभाएं कर रही हैं। सबका अपना अपना एक मिजाज है अलग अलग पार्टियों का। बड़े बड़े स्तर पर रैलियां भी हो रही हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए संतोष पाठक हैं, बीजेपी में उपाध्यक्ष हैं। इन्होंने अपनी यात्रा एबीवीपी से शुरू करी थी, दिल्ली में पढ़ाई की और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं। बहुत ज़मीनी स्तर के वर्क कर रहे हैं और अभी मेहनत कर रहे हैं पूरे बिहार में। बहुत बहुत स्वागत है संतोष। धन्यवाद ब्रजमोहन भैया। तो ये आप लगभग 1.5 साल से, जब से आपको नई जिम्मेदारी मिली बीजेपी में उपाध्यक्ष पद की, आप लगातार पटना से बाहर ही हैं। इसलिए हम ये जानना जरूरी समझते हैं कि ज़मीनी स्तर पे क्या हो रहा है, ग्राउंड लेवल पे बिहार में कितना बदलाव हुआ है। सामाजिक स्तर पर राजनीति की चर्चा भी हम करेंगे। बहुत सारी जो स्कीम केंद्र की है, राज्य सरकार की है, उसका क्या इम्पैक्ट हमें दिख रहा है। सबसे पहले अगर जो सोशल डेवलपमेंट के, सामाजिक विकास के जो पैरामीटर्स हैं, उसके बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। हमारा कोर एजेंडा सुशासन से जुड़ा हुआ रहता है। आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार केंद्र में भी है और देश के 21 राज्यों में भी है, और बहुतेरे ऐसे राज्य हैं ब्रजमोहन जी जहां पर हमारी सरकारें एक के बाद एक लगातार चुनावों को जीतकर वापस आ रही हैं। उसके बैकग्राउंड को अगर तलाशते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ जो ध्यान में आता है कि जो समाज का जो सबसे कमजोर तबका है, जिसको वास्तव में सरकारों की आवश्यकता होती है, ऐसे लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया और उनको सशक्त बनाने के लिए अनेकानेक प्रकार की नीतियों का निर्माण करके उनको मजबूती प्रदान की है। और जिनके जीवन में भी सरकारी नीतियों के माध्यम से अगर परिवर्तन आता है तो स्वाभाविक तौर पर वो समाज प्रारंभिक तौर पर उस गठबंधन या उस दल के साथ जुड़ता है और उसका प्रभाव लंबे समय तक उसके साथ रहता है। एनडीए के साथ खूबसूरती यह है कि हम लोगों ने समाज को अलग अलग प्रकार के जो विभाजन की जो लकीरें हैं उसके हिसाब से समाज को हम लोग नहीं देखते। जातियों में, धर्मों में ये एक्सक्लूजन की जो राजनीति है, वर्ग में तो देखते हैं ना, कोई अगर मान लेते हैं कि सामाजिक स्तर पे काफी तरक्की कर गया, कोई बिल्कुल निचले पायदान पे है, तो उनको ऊपर लाना एक बड़ी जिम्मेदारी है। उसी पर आ रहा हूँ। तो एक्सक्लूजन की जो पॉलिटिक्स है उससे ना बीजेपी इत्तेफाक रखती है, ना एनडीए में शामिल दूसरे दल रखते हैं। और इसका प्रभाव आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार केंद्र में चली है पिछले 11 वर्षों में, उसका प्रभाव ये पड़ा है कि सभी जातियों के समुच्चय को अगर समाज के दृष्टिकोण से अगर देखें तो ऐसे लगभग 27 करोड़ लोगों को हम लोगों ने गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। और एनडीए की सबसे प्रमुख उपलब्धियों में से अगर कुछ है तो मैं इस विषय को 1 नंबर पर रखता हूं। और लोगों को सामान्य संकटों से बाहर निकालकर उनको अपने पैरों पर खड़ा करके चलने के लायक बनाना, ये हमारी प्राथमिक जिम्मेवारी थी। और जो विषय हम लोगों ने आजादी के बाद से, जब हमारी जनसंघ का गठन हुआ और फिर 1980 में भारतीय जनता पार्टी का जब गठन हुआ, तब से ही विषय हमारे मन में था कि अगर समाज के बीच में सरकार के तौर पर काम करने का अवसर मिलेगा तो समाज के इन मरहूम तबकों के लिए हम लोग काम करेंगे और उनको सशक्त बनाएंगे। आज अटल जी की भी सरकार 6 वर्षों तक केंद्र में रही। उसके बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग 11 वर्षों की सरकार चला रहे हैं। तो 17 वर्षों में समाज के सामान्य मतदाताओं को हम लोगों ने जोड़ा, उनको लाभ दिया और उनके सशक्तिकरण की आवाज बनकर। एक विपक्ष की तरफ से एक सवाल लगातार ये उठता है कि इतना कुछ अगर विकास किया तो इसके बावजूद भी हमें लोगों को अनाज देने की क्या जरूरत पड़ रही है। जो कोविड के टाइम से हमने शुरू किया तो उसको हमने लगभग चालू ही रखा हुआ। 70 करोड़ के आसपास में लोग हैं पूरे देश भर में, जिनको हमें 5 किलो अनाज, दाल और तमाम चीजें देनी पड़ती हैं। क्या लोगों का जीवन स्तर बदल पाने में सक्षम हुए हम, या इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? इसके 2 पहलू हैं भैया। इसका प्राथमिक पहलू किसान है, जिससे सरकार एमएसपी के दरों पर राशन के सामानों को खरीदती है। अब एक बार जब उनका स्टॉक सरकार के पास हो जाए
तो सरकार के पास दो ही विकल्प हैं, यूपीए की सरकार की तरह या कांग्रेस की सरकारों की तरफ उनको इस शराब बनाने वाली फैक्ट्रियों को दे दें या समुद्र में लास्ट में बहा दें। हमने दूसरा रास्ता अख्तियार किया। ऐसे लोगों को चिन्हित, सुप्रीम कोर्ट ने भी तभी एक बताया था कि अब बांट दो, तो लोगों ने कहा खैरात में कैसे बांटे हैं? खैरात में कैसे, तो हम ये यूपीए 2 के टाइम की बात जी, है। तो हमने चूंकि देखिए एक पूरे देश भर में एमएसपी एक बड़ा मुद्दा है और उस पर सरकारी खरीद एक बड़ा मुद्दा है, तो हम लोगों को निराश नहीं करना चाहते। समाज के किसी भी वर्ग से वो किसान आते हो तो हम लोगों ने उनसे अच्छे दरों में और दरों को दुगना करके, यूपीए सरकार के मुकाबले दरों को दुगना करके हम लोगों ने लोगों से उनका अनाज खरीदा है और समाज के ऐसे तबकों को दिया है जो आज तक भूखमरी के दायरे में जी रहे थे, जिनको 2 टाइम का अन्न जुटाना, रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 महत्वपूर्ण संदर्भ हैं। ये सोशलिस्ट पैटर्न की पॉलिटिक्स थी और बहुत लंबे समय तक देश की राजनीति में इस सब्जेक्ट ने डोमिनेट किया है। अमिताभ बच्चन की एक बहुत फेमस मूवी भी है, रोटी, कपड़ा और मकान, वो समाज के उस वर्ग को चित्रित करती थी। आज हम लोगों ने लोगों को रोटी के चिंता से मुक्त किया है। मकान हम लोगों ने देश भर में 4 करोड़ से ज्यादा, देश भर में 42 करोड़ हाउस होल्ड हैं भैया, जिसमें से हम लोगों ने 4 करोड़ नए लोगों को उनके लिए आवास बनाकर दिया है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। रोटी और कपड़ा और मकान, ये 3 बेसिक नीड्स को हम लोगों ने पूरा कुछ दिनों में बिहार सरकार ने, बिहार की जो एनडीए सरकार है, नीतीश कुमार लीड कर रहे हैं उसको, कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए। जैसे डोमिसाइल का मुद्दा था, बीजेपी बीइंग ए राष्ट्रीय पार्टी, नेशनल पार्टी, पहले तो बीजेपी का शायद ये मूड नहीं था कि इस तरह का करे, लेकिन बदलाव डोमिसाइल वाला आया। उसके बाद जॉब को लेके, क्योंकि बिहार के लोग काफी बाहर में काम करते हैं, आपको पता ही है, दूसरे स्टेट्स में काफी, तो ये फैसला लेना कितना मुश्किल रहा होगा? देखिए, महिलाओं के सशक्तिकरण का जो काम है या कमजोर तबकों के सशक्तिकरण का जो काम है, जो हम लोग शुरू से इसमें चर्चा कर रहे हैं, ये सुशासन की सरकारों की प्राथमिकता रही है देश भर में। जब से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए बना है बिहार में और उसके नेतृत्व में जब से हम लोग काम कर रहे हैं, आप देखेंगे कि अलग अलग समय पर हम लोगों ने अलग अलग वर्गों के सशक्तिकरण का काम किया है। जैसे महिलाओं का मुद्दा प्राथमिक तौर पर 2005 के बाद से ही आप देखेंगे महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था हमने की, 35% का आरक्षण वहां पर दिया। फिर जो पंचायती राज के जो चुनाव होते हैं वहां पर 50% आरक्षण दिया और अब 35% आरक्षण में डोमिसाइल की नीति हम लोगों ने महिलाओं के लिए लगाया है। उसका असर यह है कि समाज में महिलाओं का जब सशक्तिकरण होता है तो न सिर्फ एक परिवार मजबूत होता है, बल्कि वो जो पूरी कम्युनिटी है उसमें सशक्तिकरण की आवाजें आती हैं। आप देखेंगे कि बिहार भर में 10 लाख से ज्यादा हम लोगों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए और आज उनकी आजीविका के जो स्रोत हैं, गांव की जो ग्रामीण पृष्ठभूमि की जो महिलाएं हैं, चाहे वो किसी भी समाज से आती हों, उनके लिए हम लोगों ने एक आधार बनाया कि आप अपने घर पर ही रह के एक बेसिक इनकम जो है, आपको कहीं बाहर जाकर काम नहीं करना। दीदी, चूंकि आप गांव में घूम रहे हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ जी, जीविका दीदी कितनी महत्वपूर्ण कड़ी है एनडीए के लिए या बिहार के जीवन के लिए, आम जो लाइफ लाइन है उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट? मैं उत्पादकता के दृष्टिकोण से इसको देखता हूँ। देखिए, बिहार की इकोनॉमी में एनडीए ने पिछले 20 वर्षों में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए जोड़े हैं। जब हमारी सरकार आई थी तो 22-23 हजार करोड़ रुपए का बजट एनुअली लालू यादव जी की सरकार पेश करती थी। वो जो पिछला बजट सम्राट जी ने पेश किया, हाँ, टिल 2005, हम लोगों ने पिछले 20 वर्षों में उसमें 3 लाख करोड़ रुपए जोड़े। सम्राट जी ने जो पिछला बजट पेश किया है वो लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए का था। उसमें इन महिलाओं की भूमिका को अगर ठीक से देखेंगे, यहाँ पर पटना में भी कई बार उनके एग्जीबिशंस लगते हैं और लोग उसमें देखने भी जाते। खुद प्रोडक्ट लेता हूँ, आप खुद लेते हैं वहां से। आप देखेंगे कि वो एक सामान्य परिवार से, एक सामान्य परिवेश से निकली हुई महिलाएं हैं जो अपने आजीविका के दृष्टिकोण को आकर शहरों में, जहां पर उनको खरीदार मिल सकते हैं, जहां पर बायर मिल रहे हैं, मिथिला हाट जैसा एक बड़ा वेंचर भी वहां पर आप लोगों ने देखा है। पूरे बिहार भर में मैं अभी 24 जिलों का, 24 विधानसभा क्षेत्रों का प्रभारी हूँ। लगभग उसके पहले मैं 12 विधानसभाएं पहले देखता था पहले टेन्योर में, तो 50 विधानसभा तो ऐसे हो गए। शाहबाद से मैं आता हूं तो लगभग 22 विधानसभाएं वहां हैं। तो उन लगभग 100 विधानसभाओं के आसपास का समुच्चय जब मैं देखता हूं और गांव में जाता हूं, लोगों से मिलता हूं, तो एक बड़े परिवर्तन की लकीर दिखाई पड़ती है। वहीं पर घर ही पे रह के वो 5,000, 10,000, 15,000 रुपए महीने के इनकम के स्रोत वहां पर उन महिलाओं ने खड़े किए हैं और वो एक प्रकार से एक सपोर्ट बेस है
अगर उनके परिवार का इनकम पहले से 10,000 था या 20,000 था, उसमें महिलाएं अलग से 5,000, 10,000, 15,000 रुपए जोड़ रही हैं और वो घर ही पर उपलब्ध हैं। तो ये एक रूरल इकोनॉमी को मैंने एक प्रकार से कह सकते हैं कि पार्टिसिपेटिव तो बनाया ही है, साथ साथ उनके इनकम को बढ़ाने के लिए, या इनकम जब से उनका बढ़ा है तो उनका एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है। और जैसे आज की जो इकोनॉमिक व्यवस्था है ये एक्सपेंडिचर बेस्ड इकोनॉमी है, तो जब उनका पैसा मार्केट में घूमता है तो वो डुप्लीकेसी होकर, मतलब एक प्रकार से उसमें वो दोगुना तिगुना होकर उनके पास वापस पहुंच रहा है। तो इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए, और जिस मरहूम कंडीशंस में बिहार की इकोनॉमी पहले से रही थी, और वहां से इतने दूर तक तो ले आने के लिए कि महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो, आर्थिक परिवेश में भी उसमें बदलाव आए। मैं ये मानता हूं कि जो एनडीए सरकार ने बिहार में जो विशिष्ट उपलब्धियां हासिल की हैं, उसमें इन महिलाओं का सशक्तिकरण सबसे अहम है और सबसे महत्वपूर्ण है। और वो अपने जीवन में बदलाव की वजह से पूरी तरीके से बिहार भर में अगर 50% भी वोटर अगर उनको मान लें तो एक बड़ा बदलाव और एक बड़ा पक्ष एनडीए ने तैयार किया है बिहार में। पिछला जो अभी दौरा हुआ प्रधानमंत्री जी का गया जी में, तो उसमें एक बदलाव साफ तौर पे देखने को मिला संतोष की। उसमें ज्यादातर जो पार्टिसिपेशन था, ज्यादातर उसमें महिलाएं थी। लगभग 60-70% जो अटेंड करने के लिए आई थी सभा वहाँ, वो महिलाएं थी। महिलाओं की एक लंबी कतार थी। तो क्या लगता है कि पार्टिसिपेटरी इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल तो हुआ है, लेकिन एक वोट बैंक भी बन गया एनडीए का? देखिए, मैं तो ये हमेशा से मानता हूं, जैसे मोदी जी ने 2014 में एक बात कही थी कि हमारे लिए विकास ही एकमात्र वो धुरी है जिसको लेकर हम समाज के बीच में जाएंगे और हमें दुनिया में कोई दूसरा काम नहीं करना। तो विकास एक ऐसा होलिस्टिक व्यू का शब्द है जो समाज में हर वर्ग को प्रभावित करता है, उसमें महिलाएं भी शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं मोदी और नीतीश का दोनों का जो वोट बैंक है, जो कोर वोट बैंक है, उसमें काफी मुझे देखिए, वोट मैं इसको थोड़ा डिफरेंटली देखता हूँ। वोट बैंक बनाने के काम दूसरे लोग करते हैं भैया, हम तो समाज में सबके लिए काम कर रहे हैं। जो राजद को जो लोग वोट देते हैं, मैं कल गांव में एक जगह खड़ा था तो लोगों ने कहा कि भाई जो वर्ग राजद को वोट देता है, क्या वो नीतीश और मोदी जी की नीतियों से लाभान्वित नहीं है? और अगर अपने आप को मानता है कि नहीं ठीक है, हम आज भी उनको उसी दृष्टिकोण से देखते हैं और लालू को ही वोट देंगे, तो क्या वो जो फायदे जो बिहार सरकार से और केंद्र सरकार की स्कीम्स के जो फायदे उनको मिल रहे हैं, क्या उसको छोड़ेंगे वो? हम समाज को वोट बैंक के दृष्टिकोण से नहीं देखते। समाज के हर तबके के लिए, चाहे वो किसी भी जाति से आता हो, यादव समाज के हों, मुसलमान समाज से हों, या अगड़े हों, पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, दलित हों, हम होलिस्टिकली स्कीम चलाते हैं और उसका लाभ सबको मिलता है। यादव समाज को और मुस्लिम समाज को जो ट्रेडिशनली मुझे लगता है कि मंदिर आंदोलन जब चला था 90s से ही, तो माना जाता है कि वो लालू प्रसाद यादव के वोटरी हैं, उनको वोट वो करते हैं। जबकि जैसी कि चर्चा हमने की, फायदा तो सबको मिलता है, चाहे वोट डाले या ना डाले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फायदा तो सोशल स्कीम है, सामाजिक स्कीम है सरकार का, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के बीच का समीकरण है बिहार में, देखें पिछले काफी लंबे समय से लालू प्रसाद यादव का अपर हैंड रहता था राजनीति में, चाहे वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो या कोई बात कहनी हो, तो बिहार में राजद बड़े भाई की भूमिका में और कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका में। इस बार जो यात्रा हो रही है राहुल गांधी की और तेजस्वी यादव और तमाम जो लोग हैं, उसमें इक्वेशन किस तरह का दिखता है? मैं देखिए, मैं मानता हूं कि कांग्रेस एक अपॉर्चुनिस्ट पार्टी है भैया। इसका कारण यह है कि आप थोड़ा सा पीछे, मैं आज से 14-15 साल अगर आपको पीछे ले चलूं, आप 2009 का चुनाव याद कीजिए, लोकसभा का। कांग्रेस को अप्रत्याशित तरीके से 206 सीटें आ गई थी लोकसभा में। लालू यादव जी को बिहार में 5 एमपी मिले थे। कांग्रेस ने लालू यादव जी को घास नहीं डाला, इनको अपने सरकार में शामिल भी नहीं किया, और जो पूरे नीतिगत निर्णय हो रहे थे उस दौरान, उसमें लालू जी की कोई भूमिका नहीं थी। जो मनमोहन सिंह जी की सरकार में जो पत्रक भी, आपको याद होगा, एक देश का सबसे बड़ा बवाला उस समय पर भी पैदा हुआ था जब राहुल गांधी जी ने उस चिट्ठी को फाड़ा था। आज वही राहुल गांधी यहां पर घूमकर लालू यादव जी को गले तो लगा रहे हैं और सामने खड़ा होकर बोलते हैं कि हम लोगों ने एक प्रकार से आइडियोलॉजिकली सिमिलैरिटी को पैदा किया है कि जैसा राजद है वैसा कांग्रेस है। लेकिन कांग्रेस को यह मालूम है कि राजद के पास कोई नया वोटर बेस नहीं बढ़ा है। जितना राजद था, आज भी राजद वहीं पर खड़ा है। इन्होंने कोई पिछले 5-10 वर्षों में कोई नया वोट नहीं जोड़ा है अपने साथ।
तो फिर कांग्रेस क्यों उनको वो भाव देगी? भूमिका तो बना रही है, साथ में घूम भी रहे हैं, वैचारिक तौर पर सिमिलर भी बता रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। कल ही राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर पर कहा, उनसे जब सवाल पत्रकारों ने पूछा था मुख्यमंत्री के सवाल पर, उन्होंने बोला कि नहीं, सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और जो महत्वपूर्ण सवाल था उसको टाल गए। तो इतना तो स्पष्ट है कि एक तो ऐसे भी देखिए, मैं इतना मानता हूं कि एनडीए आज के समय पर जहां पर खड़ी है, 250 सीटों में हमें कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हम लोग जीतेंगे। लेकिन उसके आगे की जो लकीर है, इनको ये सोचना है कि जो 35-40 सीटें जो बचेंगी उसमें राजद कितना जीतेगा और कांग्रेस कितनी जीतेगी। तो इनको मालूम है कि हमारा कुछ नहीं होना है, हमारा बिहार में कोई ना वर्तमान है ना भविष्य होने वाला है, तो आपस में लड़ झगड़ के कुछ समय में ये लोग दोनों लोग समाप्त हो जाएंगे। देखिए जनता क्या है भैया, कि अब झूठ की जो खेती है ना, वो पहले जैसी अब आप 1990 के दशक में आप नहीं जी रहे हैं। आप हर छोटे मोटे बात को जनता सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके न्यूज चैनल्स के माध्यम से जनता हर चीज से रूबरू हो रही है, और उससे कोई चीजें छिपी हुई नहीं है। जैसे पिछले 10 वर्षों में उन्होंने देश भर में घूम घूम कर एक माहौल बनाया कि ईवीएम में वोटों की चोरी हो जा रही है, ठीक है। अब पूरे देश भर में इस बात का कोई खरीदार उनको नहीं मिला, कोई बायर नहीं मिला। अब वो कह रहे हैं कि पूरा संविधान के जो नियम कानून है और ये चुनाव आयोग जिस प्रकार से काम कर रहा है, पहले तो संविधान खतरे में, हाँ संविधान, ईवीएम उसके पहले, फिर संविधान, और अब चुनाव आयोग ही एक प्रकार से बिक चुका है। तो मेरा कहना यह है कि ऐसी कौन सी सेटिंग है जो भारतीय जनता पार्टी ने की चुनाव आयोग के साथ, कि जो भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव में 303 सीटों पर थी, वो 2024 के चुनाव में घट के 240 पर आ गई, और कांग्रेस जो 22-23 सीटों पर थी वो बढ़कर 99 हो गई। तो जनता ने इनके मन में जो अविश्वास, ये जो संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ जो पैदा करना चाहते हैं, वो जनता को सारे विषय समझ में आ गए हैं कि ये लोग लगातार झूठ की खेती कर रहे हैं। एक खास वर्ग को लगातार प्रभावित करने के लिए और उसको अपने वोटर को के रूप में बनाए रखने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र ये लोग करते हैं। जैसा प्रधानमंत्री जी ने अभी एकदम स्पष्ट तौर पर गया में कहा है कि कोई भी घुसपैठिया हो या भारत का नागरिक अगर वो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, सबने, पूरे देश की आवाम इस बात को कर रही है। लेकिन ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग, चूंकि उसी क्रम से इनका उभार यहां तक आया है। एक नेता होता है भैया, एक जिसको एक नैसर्गिक नेतृत्व करने वाला एक व्यक्ति होता है, एक दल होता है। ये दोनों युवराज हैं। लालू यादव नैसर्गिक नेता थे, जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी नैसर्गिक नेता थे। राजद को लगता है कि कहीं थोड़ी कमी खल रही होगी। स्वाभाविक, राजद का मतलब लालू यादव, लालू, जैसा हमारे नेता ने कहा है, सम्राट जी ने, कि राजद का मतलब लालू यादव होता है, तेजस्वी यादव नहीं होता। आज लालू यादव जी ने तेजस्वी जी के कंधे पर हाथ रखा है तो वो नेता है। कल अगर वो तेज प्रताप जी पर रख देंगे तो कल तेज प्रताप नेता भी बन सकते हैं, ऑब्वियसली बन सकते हैं। एक बड़ा मुद्दा यहाँ चल रहा है बिहार में, पिछले दिनों बड़ी चर्चा रही एक दूसरे को जननायक कहने की। अभी नए उभरे, पहले राहुल गांधी को जननायक कहा जाने लगा, फिर उसके बाद मुझे लगता है कि परसों तेजस्वी यादव को भी पप्पू यादव ने जननायक कह दिया। मतलब ये तो रुकना चाहिए कहीं ना कहीं आके ना। जननायक की कोई परिभाषा तो होनी चाहिए ना। जननायक की परिभाषा है, वो पहले से संकलित है। बिहार में जननायक एनडीए के कार्यकाल के नीतियों के आधार पर और पूर्व की नीतियों के आधार पर बिहार की जनता सिर्फ एक ही व्यक्ति को जननायक मानती है, वो है कर्पूरी जी। ये कर्पूरी जी की जो विरासत है उसको कमजोर करने का षड्यंत्र कर रहे हैं ये लोग, और ये एकदम स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जिस प्रकार से उनके विरासत को कमजोर करने के लिए लालू यादव जी ने वर्षों तक षड्यंत्र किया, दशकों तक किया, और अब ये लोग नया आकर नया जननायक की लोग अपने मुंह, मियां मिट्ठू वाली बात है, अपने मुंह से आए, किसी को जननायक बता दिए। वो जननायक आज से 1 महीना पहले नहीं कर रहे थे। जब पिछली बार राहुल गांधी आए तो उनको गाड़ी पर नहीं चढ़ने दिया गया था पप्पू यादव जी को, तो उस समय राहुल गांधी जननायक नहीं थे। 1 ही महीना में अचानक जननायक हो गए वो। तो कल गाड़ी पर नहीं चढ़ाया तो गाली दे रहे थे टीवी पर बैठ के, और कल गाड़ी पे चढ़ा लिया तो जननायक कहने लगे। इनका निराधार जो लोग होते हैं, जिनका कोई आधार नहीं होता, समाज को ठगने के लिए जो लोग लगातार मेहनत करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और उन लोगों को लगता है कि हम ही नेता हैं, पैसा रुपया बांटने से हम नेता हो जाएंगे, तो इस प्रकार के लोग इस प्रकार के हरकत करते हैं। समाज भी इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेता है। बिहार में पीके का बहुत बड़ा एक किरदार है, बहुत बड़ा मुद्दा है, राजनीतिक किरदार है 2022 के बाद से। हमारे पास जितने फोन आते हैं ज्यादातर एक
दो फोन तो रोज आते हैं बाहर से, जो लोग यही पूछते हैं कि पीके कितना बड़ा बदलाव करने वाला है, क्या पीके सरकार बना लेगा, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप तो ग्राउंड पे जाते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो सोशल मीडिया पे दिखता है, फेसबुक पे और अन्य जगहों पे दिखता है, क्या जमीनी स्तर पे कितना काम किया मुझे एक व्यक्ति से भेंट हुई थी और इस प्रकार के व्यक्ति लगातार मिलते हैं। उनको कुछ पैसे महीने के पीके साहब के पार्टी से उनको मिलते थे, लगभग 12-15 हजार रुपए महीने का। अच्छा। किसी वजह से उनके उस महीने की जो राशि थी उनके खाते में नहीं आया था और उस महीने में 5-6 दिन बीते थे। तो मैं पूछा कि पिछले 1 महीना में आपने क्या क्या किया, तो बोले कि 1 महीना जब ये लोग पैसा दिया था भैया तो गांव-गांव जाते थे और पिछले 5 दिन से पैसा नहीं आया तो घर बैठा हूं। अच्छा। तो ये देखिए, समाज आपके जो आप समाज के लिए जो आप सोचते हैं, आपके कर गुजरने की जो क्षमता होती है, उसके आधार पर समाज आपका आकलन करता है, तब अपना नेतृत्व आपको देता है कि आप हमारा नेतृत्व करो। पीके साहब ने ऐसा कौन सा काम किया है जो समाज उनको नेतृत्व करने का अवसर दे? कोई ये कारण बताना चाहिए। क्या पद यात्राओं को करके, गाड़ियों पर घूम के और भारतीय जनता पार्टी या दूसरे गठबंधन के नेताओं पर फर्जी इल्जाम लगाकर आप नेता बनना चाहते? इस प्रकार के नेतृत्व पहले भी हम लोगों ने देखा है दिल्ली में, और उसका क्या फायदा हुआ दिल्ली को मुझे याद है। अभी हम लोग दिल्ली के चुनाव में हम लोग गए थे। आप जो सेंट्रल दिल्ली का जो पोर्शन है भैया, उसको छोड़कर आप दिल्ली के दूसरे इलाके में चले जाओ, आपको सभी जगहों पर, सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे, बेतरतीब शहर जिसका कोई मालिक नहीं, इस प्रकार का स्थिति दिल्ली में बनाए हुए थे ये लोग। एक प्रकार से कूड़ों का अंबार, गंदगी का अंबार, चारों तरफ ऐसा लगता नहीं था कि दिल्ली देश की राजधानी है। बिहार में एक दूसरे तरह का माहौल है। प्रशांत किशोर जी के पास कोई मुद्दा नहीं है भैया। मुझे लगता है कि जब वो विषय बोलते हैं कि हम शिक्षा में सुधार करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ 94,000 स्कूल फंक्शनल हैं, स्कूल चल रहे हैं, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं और उन बच्चों पर शिक्षकों की नियुक्ति हम लोगों ने की है और उनका टाइम टेबल भी तय है। जिस क्रम में प्राइवेट विद्यालयों में टाइम टेबल तय होता है, उसी प्रकार से सरकारी विद्यालयों में भी टाइम टेबल तय है कि सुबह 8 बजे से लेकर संध्या 5 बजे तक शिक्षकों को वहीं रहना है और वो लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं। किस गुणात्मक परिवर्तन की बात वो कर रहे हैं, मुझे ये बात ही आज तक समझ में नहीं आई। और एक बात और भी मैं समझना चाहता हूँ। हाँ, जी। और इस सिलसिले में ग्रामीण बिहार की बात है कि कहते हैं कि हम पलायन रोक देंगे। क्या लोगों को बाहर जाना रोक देंगे? जो इतनी बड़ी आबादी है, बिहार के लोग अलग अलग जगहों में काम करने जाते हैं, ऐसा कौन सा रामबाण है कि वो पलायन आप मिनटों में रोक देंगे? ऐसा क्या लग रहा है? मतलब देखिए, एक इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब से 2000 का दशक शुरू हुआ है, 15 वर्षों तक लालू जी की सरकार रही है। उसके पहले कुछ फेज इंडस्ट्रियलाइजेशन के बिहार में दिखते थे, लेकिन वो अधिकतर शिफ्ट हो गए झारखंड। बिहार में जो सेक्टर्स में जो कहीं कहीं पर सरकारी सेक्टर में चलने वाले जो उद्योग जो बचे थे, वो कम्युनिस्टों के आंदोलन की वजह से और लालू यादव जी के कुशासन की वजह से लंबे समय से बंद थे। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद से आप देखिए, अपना बेगूसराय में जो खाद का कारखाना था उसको हम लोगों ने शुरू कराया। जो चीनी मिलें थी, जहां पर चीनी का प्रोडक्शन शुरू किया जा सकता था, वहां पर चीनी का प्रोडक्शन हम लोगों ने शुरू कराया और आज लगभग 1 दर्जन से ज्यादा इथेनॉल की इंडस्ट्रीज उन्हीं सेक्टर्स में काम कर रही हैं। 34,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश अकेले इथेनॉल के सेक्टर्स में आए। और भारत जो एक फ्यूल डेफिशिएंट स्टेट है, आज भारत के उस अर्थव्यवस्था में बिहार ने एक अच्छी भूमिका निभाने की शुरुआत की है, जहां पर आपको फ्यूल्स में इथेनॉल जो है वो मिक्स करके काम चलाया जा रहा है। इसके अलावा लगभग 7700 एकड़ जमीन जो है वो बियाडा के माध्यम से सरकार ने एक प्रकार से अधिग्रहित किया है और उस पर काम भी शुरू हो गया है। देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन अभी गया में हम लोगों ने लगभग 1645 एकड़ जमीन एक्वायर करने का काम शुरू किया। वो देश का ईस्टर्न सेक्टर का सबसे बड़ा कॉरिडोर होने जा रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हर चीज का एक समय होता है। बिहार ने कुशासन की वजह से पलायन देखा है और आज वो कुशासन की स्थिति नहीं है और भारी मात्रा में उद्योग में बिहार में निवेश हो रहे हैं। लगभग 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश पिछले कुछ वर्षों में बिहार में हुए हैं
आप उन निवेश को देखेंगे, आप जैसे चनपटिया जाइए, चनपटिया में जो इंडस्ट्रियल जोन कोरोना के समय पर खड़ा हुआ, आज वहां पर लगभग 100 से ज्यादा यूनिट्स काम कर रही हैं। आप मुजफ्फरपुर चले जाइए, बक्सर चले जाइए, सहरसा चले जाइए, गया चले जाइए, ये जो बियाडा के जो क्षेत्र रहे हैं, आज उनमें भारी मात्रा में प्रोडक्शन हो रहे हैं। और आप जो कंपनियों की जो एक सीरीज है भैया, आप देखिएगा कि अडानी का इन्वेस्टमेंट बिहार में आया है, आप देखेंगे ये एटलस का आया है, फिर आपको अमूल का आया है, इस प्रकार के जो बड़े वेंचर्स हैं, जेके सीमेंट का आया है। इसमें एक बदलाव हुआ है आज ही, मतलब ये आज का ही है। हम दर्शकों को बता देते हैं, पढ़ के सुना देते हैं कि 1000 करोड़ से अधिक का निवेश अगर करते हैं तो औद्योगिक इकाइयों को 25 एकड़ तक की जो भूमि है वो निःशुल्क आवंटित की जाएगी। फॉर्च्यून 500 कंपनियों को 10 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी। इस औद्योगिक पैकेज 2025 के अंतर्गत लाभ लेने के लिए निवेशकों को 31 मार्च 2026 से पूर्व आवेदन करना होगा। इस नए औद्योगिक पैकेज से 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने में सहायता मिलेगी। ये अभी से 1 घंटा पहले का फैसला है, हम सोचे बता देते हैं लोगों को। ये आप सोचिए कि एक बिहार जैसे एक ऐसे स्टेट में जो लैंडलॉक्ड है, लेकिन अपने जीविका की वजह से जाना जाता है। भारत को सजाने में बिहार के लोगों की बड़ी भूमिका रही। और कोई भी व्यक्ति, जैसे हम लोगों का कुछ समय बचपन जमशेदपुर में गुजरा है, हम लोगों ने भारी मात्रा में देखा है कि साउथ से लोग आकर वहां पर टिस्को में, टेल्को में लोग काम करते थे। बंगाली लोग कलकत्ता छोड़कर भारी मात्रा में इधर आते थे। अगर जीवन को बेहतर बनाने के लिए अगर माइग्रेशन होता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आज आधा से ज्यादा पटेल लोग भैया अमेरिका में और इंग्लैंड में रहते हैं, और उनकी अर्थव्यवस्था लगभग 50 लाख से ज्यादा इंडियंस जो है वो अमेरिका के, आज सुबह दैनिक भास्कर में एक लेख था, मैं उसको पढ़ रहा था, 50 लाख से ज्यादा बड़े उद्योगपति अमेरिका में रहते हैं जो भारत से जाकर वहां पर बसे, और अमेरिकन अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका है उनकी। अगर आप जीवन को बेहतर बनाने के लिए कहीं भी माइग्रेट करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। बिहार में स्वाभाविक तौर पर एक लंबे समय तक एक ऐसी कुशासन की सरकारें चली थी कि जहां पर इन्वेस्टमेंट तो छोड़ दीजिए, जो सरकारी कल कारखाने थे वो भी बंद हो गए थे। हम लोगों ने उसको रिवैम्प किया है, उसको चालू कराया है, और पुनश्च एक बार बिहार जो है वो एक ट्रेजेक्ट्री है डेवलपमेंट की, उसको पकड़ चुका है। देखिए, इन्वेस्टमेंट अगर एक लंबी, मैं एक छोटी सी बात करके अपनी बात को समाप्त करूंगा भैया। जो नेहरूवियन मॉडल था, नेहरू जी का जो मॉडल था, वो स्टेट बेस्ड इकोनॉमी का था कि सरकार उद्योग लगाएगी, लोगों को रोजगार देंगे और उससे प्रोडक्शन होगा। 5 इयर्स प्लान के अंतर्गत वो इस काम को करते थे। पूरे दुनिया में आप 60s-70s के दौर में जब जाएंगे तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का समय आ गया था। भारत में वो मार्ग 1995 के बाद खुला है, और जो समुद्री राज्य थे उन राज्यों ने उसका ज्यादा लाभ उठाया। अब बिहार जैसे राज्यों में भी अगर हम लोग जमीन उपलब्ध करा रहे हैं, जैसा आपने अभी पढ़ा है, तो स्वाभाविक तौर पर एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बिहार में भी पैदा होगा। और आने वाले समय में मैं ये स्पष्ट तौर पर कह सकता हूं कि बिहार एक लंबी छलांग जो है, और ये एक ऊंची छलांग लगाने को एकदम तैयार खड़ा है। बिहार के लोगों इस समय पर किसी भी प्रकार के ऐसे कोई गलती होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन जो परिवर्तन समाज में आया है, जो औद्योगिक क्षेत्र में जो परिवर्तन आए हैं, लोगों को वो दिख रहा है, और बिहार बहुत तेज गति से आने वाले समय में प्रगति करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष। निश्चित तौर पे बिहार की जो राजनीति है 2 अलग अलग ध्रुवों पर खड़ी है। एक तो महागठबंधन की तरफ से SIR को लेकर आंदोलन हो रहा है, सड़कों पर लोग जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही है नीतीश कुमार की तरफ से। आज तो बहुत बड़ी जो औद्योगिक नीति है उसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है कि जो बाहर से आके बिहार में निवेश करेंगे उसके लिए एक तरह से रोड मैप सामने रख दिया गया है। बिहार के लोगों को डिसाइड करना है, बिहार के जो मतदाता हैं, युवाओं को, बुजुर्गों को, महिलाओं को ये डिसाइड करना है कि वो आने वाला 5 साल किस तरह का चाहते हैं। इस पॉडकास्ट में आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका।